गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने क्वेश्चन 13 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर अगर 14 को हम देखें, आपसे बोला गया है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक, जिसे हम शॉर्ट में याद रखिएगा AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, की डेफिनेशन आपने बतानी है। यहाँ पर आपका 1 मार्क्स कंप्लीट। इसके बाद हमने ये बताना है कि इसका मेजरमेंट किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, कि आप कैसे उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट यानी कि मेजरमेंट कैसे करोगे किसका, एटॉमिक मास का। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन AMU की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, वो देखेंगे थोड़ा सा। एक AMU की डेफिनेशन आप देखेंगे तो उस कंडीशन पे हमारे पास क्या होता है, एक AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो है हमारे पास क्या, कि जो भी 12th पार्ट होता है कार्बन का, ठीक है, यानी कि 12th पार्ट ऑफ द मास, किसका मास होता है, ऑफ 1 कार्बन। कार्बन को हम कैसे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, ठीक है। तो एटम इज कॉल्ड क्या होता है आपके पास, एक AMU, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं क्या, कि कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग, कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग कहलाता है AMU, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। अब इसमें आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि मेजरमेंट आप किससे करोगे। तो याद रखिएगा AMU का जो मेजरमेंट किया जाता है वो मेजरमेंट किसके थ्रू किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, यानी कि जिसे आप हिंदी में बोलते हैं क्या बोलेंगे, द्रव्यमान वर्णक्रम मापी, ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा नेम अलग होते हैं। अगर हम इंग्लिश में देखें तो कैसे मेजरमेंट किया जाता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर, और हिंदी में अगर हम देखें तो क्या होता है, द्रव्यमान वर्णक्रम मापी, ठीक। तो क्वेश्चन 1 हो गया इसकी डेफिनेशन, कार्बन परमाणु का 12वां भाग कहलाता है आपका द्रव्यमान मात्रक, और इसका मेजरमेंट किया जाता है मास स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि द्रव्यमान वर्ण मापी, ठीक है। तो ये देखिए इतने शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी हम पढ़ते हैं उन्हीं में से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखिएगा, P और N, ये PN डायोड से क्वेश्चन बनता ही है हमेशा, डायोड से। तो इसमें आपसे बोला गया है, ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आपसे बोला गया है कि इन द फॉलोइंग डायग्राम PN जंक्शन डायोड इज अंडर व्हाट टाइप ऑफ बाइसिंग। तो कौन सी बाइसिंग है ये आपको बताना है। फिर 1 नंबर में क्वेश्चन हो गया, सिर्फ बाइसिंग का नेम आपने बताना है। सेकंड नंबर है, इस प्रकार की अभिनति में अवक्षय परत की जो चौड़ाई है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि हाउ द वेथ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो भी आपकी डिफ्लेक्शन लेयर होती है ना, अवक्षय परत, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो 1 नंबर आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो इसको मैं देखो दोनों को ही समझा दे रही हूं आपको। यहां पर क्या होता है, हमारे 2 टाइप्स के फिगर होते हैं, ये सिंपल मैंने बना दिया, ये हो गया P, ये हो गया N। अगर आप PN डायोड जो है हमारा, इस पे P वाले पार्ट को आप पॉजिटिव से जोड़ रहे हो और N वाले पार्ट को आप नेगेटिव से जोड़ रहे हो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो याद रखना, P अगर पॉजिटिव से जुड़ा है तो वो होता है हमारे पास, क्या होती है, कौन सी बाइसिंग होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है, जिसे आप हिंदी में कहते हैं अग्र अभिनति। अगर P पॉजिटिव से जुड़ा है तो अग्र होगा यानी कि फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, और अगर P नेगेटिव से जुड़ा है, अगर मैं यही फिगर सेम बनाऊं बट बैटरी में P को
ऐड कर दूं नेगेटिव से और n को ऐड कर दूं पॉजिटिव से, तो उस कंडीशन पे ये कौन सी बाइसिंग हो जाएगी? बैकवर्ड बाइसिंग, या जिसे आप रिवर्स बाइसिंग भी बोलते हैं, रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, और हिंदी में बोला जाता है इसे उत्क्रम अभिनति, उत्क्रम अभिनति। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जब आपका संधि डायोड के P वाले सिरे को, P कॉर्नर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो फॉरवर्ड बाइसिंग होती है, यानी कि अग्र होता है। और जब Pn को के P वाली साइड को हम नेगेटिव से जोड़ते हैं बैटरी के, तो वो रिवर्स बाइसिंग होती है, यानी कि उत्क्रम अभिनति होती है। तो अब आप ऊपर देखें, अगर हम फिगर को ध्यान से देखें तो फिगर में अगर हम देखें तो देखिए P है, ये N है। P को अगर हम देखें तो P किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। तो बैटरी के नेगेटिव से P किस में जुड़ा होता है आपके पास? रिवर्स बाइसिंग में। अभी मैंने समझाए हैं दोनों, या तो रिवर्स का देगा या आपके पास फॉरवर्ड का देगा बाइसिंग। ठीक, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा उत्क्रम अभिनति। ठीक, तो 1 नंबर यहां पर आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी पूछा गया इसमें, इन दिस टाइप ऑफ बाइसिंग हाउ द विड्थ ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर इज इफेक्टेड। तो यहाँ पर अवक्षय परत की चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो याद रखना, जब भी उत्क्रम अभिनति होगा यानी कि रिवर्स बाइसिंग होगी, तो जो डिफ्लेक्सिंग लेयर है यानी कि अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो हमेशा इंक्रीज होगी, यानी कि क्या होती है? बढ़ जाती है। तो टोटल अगर हम कंप्लीटली इसका आंसर देखें तो पहला नंबर आ जाएगा कि ये रिवर्स बाइसिंग है, उत्क्रम अभिनति है। और दूसरा क्या है? उत्क्रम अभिनति की कंडीशन पे जो अवक्षय परत होती है उसकी चौड़ाई क्या होती है? आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एक AMU, कभी कभी ये भी पूछ लेता है एक AMU में कितनी आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। यहाँ पर तो पूछा नहीं है लेकिन मैं बता दे रही हूँ एक्स्ट्रा। 1 AMU में कितनी एनर्जी है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि एक AMU में कितनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है। तो इसमें आप लिख सकते हैं कितनी होती है आपकी? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर पे हम इससे आगे यानी कि 16, 17, 18 क्वेश्चन पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ओके।